नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे मात्रक देखने वाले हैं जिसका उपयोग हम छोटी आणविक दूरियों को व्यक्त करने में या बड़ी से बड़ी दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला मात्रक आता है वो आता है माइक्रान। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है माइक्रान। का उपयोग जो होता है वो किया जाता है जो बायोलॉजी में छोटे छोटे जैसे कोशिका का अध्ययन कोशिका का आकार कितना है, उसको उसके साइज का, जीवाणुओं का पता लगाने के लिए जीवाणुओं का साइज कितना है, इन सब के उपयोग के लिए माइक्रान का उपयोग किया जाता है। माइक्रान जो होता है जीव विज्ञान या अति सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक माइक्रान इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं क्वेश्चन हमारे वही है। एक माइक्रान में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। माइक्रान को जो है हम म्यूएम से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। आपको पता है सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम का उपयोग हम लोग तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने में अगर कोई भी तरंग दैर्ध्य का मापन बताना हो, जैसे 10 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम, हम पढ़े भी हैं। जिस प्रकार से दृश्य तरंगे हो गई हमारी, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, इन सबको व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का मात्रक है जिसका उपयोग भौतिकी में परमाणु और नाभिक का आकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम को A0 से व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, एक माइक्रोन यानी एक म्यूएम में होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मी। फर्मी का उपयोग भी परमाणु में नाभिकों का आकार या परमाणुओं का आकार व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। 1F यानी एक फर्मी इज इक्वल टू होता है -10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे तीन ऐसे मात्रक थे जिनका उपयोग हम अति सूक्ष्म जीवाणुओं के मापन, जैसे कोशिकाओं का आकार व्यक्त करने के लिए, जीवाणुओं का आकार मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। वो है हमारा माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। बात करते हैं फर्मी। फर्मी सबसे छोटा मात्रक है, यानी जब आकार बहुत छोटा होता है तब उसके लिए हम फर्मी का उपयोग करते हैं। अब हम ऐसे मात्रक की बात करते हैं जिनका उपयोग बहुत बड़ी दूरियों को मापने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो इसका प्रकाश कुल मिला के एक तरह से हम बात करते हैं तो दूरी है। दूरी का मात्रक होता है चाल गुणे समय। प्रकाश की चाल हम जानते हैं जैसा कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसमें अगर हम वेग की जगह वेग का मान रख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखते हैं, और इधर समय यानी 365 दिन। 365 दिन क्योंकि समय का सही मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। इसमें रख के इसे सॉल्व करते हैं तो हमें जो फाइनली वैल्यू मिलती है 1 लाइट ईयर की, वो मिलती है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15, यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सिक। पार्सिक की बात करते हैं। यह पार्सिक जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, PAR का मतलब होता है पैरालैक्टिक और SEC का मतलब होता है सेकंड। इसका उपयोग पृथ्वी से तारे कितनी दूर है उसको मापने में किया जाता है। एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। लाइट ईयर की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करने पर हमें यह पता चलता है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर होता है। ठीक। उसमें भी आगे हम चलते हैं। लंबी दूरियां यानी जो हमसे बहुत ज़्यादा दूरियां, खगोल के मतलब होता है कि जो भी हमारी आकाशीय दूरियां उनको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम लोग AU से व्यक्त करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11। इन सभी रिजल्ट से हमें ये पता कि लंबी दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है पार्सिक। पार्सिक जो होता है दूरियों में सबसे बड़ा मात्रक है जिसका उपयोग हम लंबी दूरी मापने में करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ हमारे संख्याएं हैं जिसमें हम बोलते हैं पूर्वलंग, जो कि हमारे कोई भी जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो उसके पहले इन वैल्यू को उपयोग किया जाता है। अगर मान लो किसी भी संख्या 10 है, 10 की पावर है ना, अगर एक को बोलते 10 की घात, दूसरों को बोलते हैं पूर्वलंग, और उसका संकेत क्या होता है। पूर्वलंग का मतलब ये होता है जो भी किसी संख्या के पहले लग जाए। जैसे 10 की घात
1 इसका मतलब होता है डेका, इसे हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। 10 की घाते 2 उसका मतलब होता है हेक्टो, हेक्टो यानी 100, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एच से व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है किलो, जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम, किलो में किलोग्राम हो गया। फिर किलोलीटर हो गया, इसका मतलब होता है 10⁻³ यानी 1000, यानी किलो इसे बोलते हैं, इसे कैपिटल के से व्यक्त करते हैं। 10⁻6, 10⁻6 को हम लोग व्यक्त करते हैं मेगा से, इसका संकेत जो होता है वो होता है कैपिटल एम। जैसे बिजली के उत्पादन में हम लोग बोलते हैं 100 मेगावाट, 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6। नेक्स्ट आता है 10⁻9, 10⁻9 को हम बोलते हैं गीगा, इसका संकेत होता है कैपिटल जी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 10⁻12, 10⁻12 को हम बोलते हैं टेरा, इसका जो संकेत होता है, सिंबॉलिक होता है, वो होता है हमारा कैपिटल टी। अब इसके बाद हम लोग पूर्वलग्न की बात करते हैं, यानी 10 की घात जिसमें नेगेटिव वैल्यू रखी, नेगेटिव यानी अगर 10⁻−1 है उसे हम लोग बोलते हैं डेसी, उसका संकेत होता है स्मॉल डी। 10⁻−2 है, उसका मतलब होता है सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 1 में 100 का भाग देना, यानी सी इसका रिप्रेजेंट करते इसको। फिर इसके बाद आता है 10⁻3, 10⁻−3 को हम लोग बोलते हैं मिली, मिली का मतलब स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अभी अभी देखे हैं माइक्रॉन, माइक्रॉन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, यानी 10⁻6 है तो इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, इससे हम व्यक्त करते हैं म्यू से। जैसे हम देखे थे बायोलॉजी में और जीवाणुओं के अध्ययन के साइज का पता लगाने के लिए हम लोग माइक्रॉन का उपयोग करते हैं। 10⁻9 को हम लोग बोलते हैं नैनो, इसमें स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। 10⁻−12 इसको हम बोलते हैं पिको, पिको को हम लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल पी से। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 10⁻−15, 10⁻−15 को हम बोलते हैं फेम्टो, फेम्टो को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है 10⁻−18, इसको हम लोग एटो से व्यक्त करते हैं, यानी इसका सिंबॉलिक क्या होता है, स्मॉल ए होता है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्वलग्न, जिसमें 10 की घाते प्लस में भी है और माइनस में है, इनका उपयोग जो है हम फिजिक्स के जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे में कोई भी पेपर हो, अब सबसे ज़्यादा साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये वैल्यू दे देता है और इन वैल्यू को हमको फर्स्ट में सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे हमें दे दिया फेरेड की बात करते हैं, तो हमें मान लो वैल्यू मिलती है 12 पिको फेरेड। कितनी वैल्यू मिल जाती है हमें, वैल्यू मिलती है हमें 12 पिको फेरेड, है ना। अब सबसे पहले मान लो हमारे पास ये हमें फेरेड की वैल्यू दे दी, यानी हमें सी का मान दे दिया, धारिता का मान दे दिया, और मान लो हमें आवेश दे दिया उसमें Q = 5 कूलम। ठीक, अब हमें इसमें फार्मूला पूछेगा कि विभव कितना होगा, यानी विभव हमसे पूछ दिया कि इसका विभव कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि C = होता है Q/V। अब हम बात करते हैं यहाँ C का मान कितना दिया हुआ है, तो 12 पिको फेरेड दिया है, तो हमको पता है धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। तो सबसे पहले C जो हमें मिला वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फेरेड में। तो ये हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई, अब फेरेड का मैंने बताया है, इसका मतलब होता है 10⁻−12, और ये कंप्लीट हो गया हमारा फेरेड में। अब यहाँ पास हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। फिर सी की जगह सी का मान रख देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 10⁻−12 इज इक्वल टू, हमें आवेश का मान कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 5 कूलम अपान V। हमें V की वैल्यू निकालना है, तो V इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाई 10⁻−12। अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भाग ना पहुँचे, लब्धे शून्य। इसके बाद आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 12 चौक 48 बचा 2, 12 एक कम 12, मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले चलेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। और भी का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले जो भी वैल्यू देती है तो हमें ये देखना कि एसआई पद्धति में उसके मात्रक दी है कि नहीं दी है। अगर एसआई पद्धति में वो मात्रक नहीं देते हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ता है,
सॉल्व करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हमसे ये पूर्व लग्न बनेंगे तो हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।